हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री का यूनिट 2 पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 विजयनगर से संघर्ष। जैसे कि विजयनगर राज्य के संदर्भ में उल्लेख किया जा चुका है। विजयनगर राज्य का बहामनी राज्य से बार बार संघर्ष चलता रहा। विजयनगर राज्य का बहामनी राज्य से बराबर संघर्ष चलता रहा, जिसका मुख्य कारण रायचूर के उपजाऊ प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करना था। दोनों के माध्यम कई युद्ध हुए जिनमें कोटल्लम का युद्ध सबसे भयानक था। कोटल्लम का जो युद्ध था वो सबसे भयानक था। इसमें लाखों लोगों की जान गई भीषण नरसंहार हुआ। विजेता अर्थात बहामनियों ने विजयनगर के असैनिक तथा सैनिक लोगों को निर्दयता के साथ मौत के घाट उतार दिया। और उन्होंने विजयनगर के असैनिक, जो सैनिक नहीं थे और जो सैनिक थे, उन लोगों को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पुजारी भी सम्मिलित थे और जिसमें जो पुजारी थे वो भी सम्मिलित थे। भारतीय इतिहास में शायद ही कभी कोटल्लम जैसे कत्लेआम हुए हों। अंत में दोनों पक्षों ने इस भयानक विध्वंस की निरंतरता को सामने रखकर यह तय किया कि युद्ध में भाग न लेने वालों को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। कि जो युद्ध में भाग नहीं लेंगे उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। इस पर पूरी तरह अमल हुआ। यह कहना कठिन है। इस जो उन्होंने तय किया कि युद्ध में जो भाग नहीं ले रहे हैं उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, इस पर पूरी तरह अमल हुआ, यह कहना कठिन होगा। दोनों राज्यों में तनाव बना रहा जो बार बार लड़ाई की आग को भड़काता रहा। अन्य राज्यों के साथ बहामनी शासकों के संबंध। विजयनगर के अंतरिक्ष जिन प्रदेशों के साथ बहामनियों का संघर्ष हुआ वे थे गुजरात, मालवा, खानादेश, उड़ीसा और गोंडवाना के साथ युद्ध एक आधा बार ही हुआ। गोंडवाना के साथ युद्ध एक आधा बार ही हुआ। यह मुख्यतः बहामनियों को आक्रामक भावना के कारण अधिक क्षेत्र हथियाने और अपने कोष को बढ़ाने के लिए किए गए। परंतु अन्य तीन प्रदेशों अर्थात गुजरात, मालवा और खानादेश के विरुद्ध संघर्ष अधिकतर राजनीतिक कारणों से हुए। लेकिन जो तीन प्रदेश थे अर्थात गुजरात था, मालवा और खानादेश के विरुद्ध संघर्ष अधिकतर राजनीतिक कारणों से हुए, जिसने बहामनियों के विस्तार पर एक भारी रोक लगाई। बहामनियों के जो विस्तार था उस पर एक गहरी रोक लगाई। राज्यों ने उत्तर में बहामनियों के प्रभाव को हमेशा रोके रखा। इन तीनों राज्यों ने उत्तर में बहामनियों का जो प्रभाव था उसको हमेशा रोके रखा। बहामनी गुजरात संबंध। गुजरात में बहामनियों का प्रथम प्रयास सफल ना हो सका। क्योंकि अलाउद्दीन हसन शाह को बीमारी के कारण पीछे हटना पड़ा। अहमद के राज्यकाल में और जब 1430 में बहामनियों ने नंदुरबार पर आक्रमण किया तो वे मार भागे गए और बड़ी हानि के साथ उनको दौलताबाद की ओर पीछे हटना पड़ा। यद्यपि वे पराजित हुए, फिर भी तब तक उन्होंने दृढ़ता के साथ संघर्ष जारी रखा जब तक कि तीन अन्य भिड़ंतों में उन्हें नहीं खींचा गया। उन्हें नीचा न दिखाया गया। तत्पश्चात
वह शांत हो गया, परंतु कुछ समय के पश्चात मालवा और खानादेश में भिड़ंत के कारण प्रसिद्ध महमूद बघेरा पीड़ितों की सहायता को आया था और उसने बहामनियों को मालवा और खानादेश से पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। यह बात ध्यान में रखने की है कि गुजरात के शासकों ने बहामनियों की ओर से हमला करने पर भी उन पर कभी प्रत्याक्रमण नहीं किया, यद्यपि वे कई बार आक्रमण करने के योग्य थे। यह बात ध्यान में रखने की है कि गुजरात के शासकों ने बहामनियों की ओर से हमले करने पर भी उन पर कभी प्रत्याक्रमण नहीं किया, यद्यपि वे कई बार आक्रमण करने के योग्य थे। वो योग्य थे आक्रमण करने के, लेकिन फिर भी उन्होंने उन पर आक्रमण नहीं किया। बहामनी मालवा संबंध, बहामनी के मालवा के साथ संबंध। मालवा के सुल्तानों के साथ बहामनियों के संबंध गुजरात से भी मालवा के सुल्तानों के साथ बहामनियों के संबंध गुजरात से भिन्न थे, अर्थात गुजरात के शासकों की सुरक्षात्मक नीति के विपरीत मालवा के शासक ने बहामनी शासक के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। जब भी अवसर मिला प्रत्येक ने एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण किया। बहामनियों के शासक के प्रति आक्रामक नीति अपनाई और जब भी उन्हें अवसर मिला प्रत्येक ने एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसका लाभ विशेषकर बहामनियों को हुआ और इसका जो लाभ था विशेषकर बहामनियों को हुआ, जो अपने आक्रमणों के कारण अधिक लाभ में रहे। विजयनगर और विशेषकर गुजरात की सहायता के अभाव में मालवा बहामनियों का शिकार हो जाता और विशेषकर गुजरात की सहायता के अभाव नहीं होता था, इसके कारण मालवा बहामनियों का शिकार हो जाता। बहामनी खानादेश संबंध। जहां तक खानदेश का संबंध है, उनको बहामनियों के साथ काफी हानि उठानी पड़ी। उनकी सैन्य शक्ति को हमेशा ही आघात लगा। वास्तव में इन्हें बहामनियों के हाथों से गुजरात ने बचाया, जिसने इनको तब तक बचाए रखा जब तक कि वे अपनी निजी कलह का शिकार न हो गए। गुजरात ने बचाया और उनको तब तक बचाए रखा जब तक कि वे अपनी निजी कलह का शिकार न हो गए। आंतरिक अवस्थाएं। आंतरिक दृष्टि से बहामनियों को बहुत से विद्रोहियों का सामना करना पड़ा, जो कि राज परिवार के सदस्यों, अमीरों, स्थानीय सरदारों और जमींदारों के द्वारा किए गए थे। प्रारंभिक व्यवस्था में एक छोटे से राज्य से आरंभ कर अपने राज्य की सीमाओं को दूर तक फैला कर उन्होंने उस एक साम्राज्य का रूप दे दिया था। जब बहामनी शासक अपनी चरम सीमा पर थे तो उनके राज्य की सीमाएं दक्षिण में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक फैली हुई थी। उत्तर से इसकी सीमा गोदावरी तक जाती थी। इसकी दक्षिण सीमा रायचूर तक फैली हुई थी। बहामनी राज्य के अस्तित्व में आते ही उस पर लगातार बाहर का दबाव बन रहा और बहामनी राज्य का अस्तित्व में आते ही उस पर लगातार बाहर का दबाव बना रहा और बार बार इस राज्य को अपने समाप्त होने का खतरा दिखाई देता रहा इसकी एक मजबूरी यह भी थी और इसकी एक मजबूरी यह भी थी कि सैनिक शक्ति इतनी नहीं थी कि पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लेता और सैन्य शक्ति इतनी नहीं थी कि पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लेता। बहामनी राज्य के शत्रु भी इसकी तुलना में कम नहीं थे और बहामनी राज्य के जो शत्रु थे वो भी इसकी तुलना में कम नहीं थे। नतीजा ये आते रहे, युद्ध के बीच इसका आंतरिक ढांचा ऐसा नहीं बना पाया जो इसको सामाजिक रूप से अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में उत्तम स्थान दिला सकता और आंतरिक ढांचा ऐसा नहीं बना पाया जो कि सामाजिक रूप से अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में उत्तम स्थान दिला सकता। बहामनी राज्य प्रशासनिक व्यवस्था। बहामनी प्रशासन की अपनी ही विशेषताएं थी और इसके विकास में बहुत से दौर हैं। अधिक ध्यान देने की बात यह है कि इसके बहुत से लक्षण मराठों व गुलामों द्वारा अपना लिए गए।
प्रारंभ में ही इसमें उच्च कोटि की केंद्रीय प्रशासन की विशेषताएं थी। सम्राट ही शक्ति का स्रोत था और सम्राट ही शक्ति का स्रोत था। उसकी शक्ति से ऊपर किसी की शक्ति नहीं थी और उसकी शक्ति के ऊपर किसी की भी शक्ति नहीं थी। उसके मंत्री उसको सलाह दे सकते थे और उसकी सहायता कर सकते थे, और जो उसके मंत्री थे, सम्राट के जो मंत्री थे, उसको सलाह दे सकते थे और उसकी सहायता कर सकते थे। बहामनी प्रशासन के विकास के 3 दौर इस प्रकार हैं। प्रथम दौर, इस अवस्था में केंद्रों में बहुत से सलाहकार होते थे। प्रथम अवस्था में केंद्रों में बहुत से सलाहकार होते थे। शायद सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित थी। शायद सलाहकार समिति के जो सदस्य थे उनकी संख्या निश्चित थी, जिनमें अमीर उल उम्र अर्थात सेना अध्यक्ष भी सम्मिलित था। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था, जो कि तरफ कहलाता था। तरफ का हकीम तरफदार कहलाता था और तरफ का जो हकीम था सूबेदार यानी तरफदार कहलाता था। तरफ और तरफदार निम्नलिखित थे। तरफ गुलबर्ग और अब तरफदार सैफुद्दीन गौरी। तरफ दौलताबाद और तरफदार बहरम खां। तरफ बरार और तरफदार सफराद खां। तरफ बिदार और तरफदार सैफुद्दीन का पुत्र। द्वितीय दौर, मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 एक युद्ध प्राय शासक था, लेकिन फिर भी उसने प्रशासन के क्षेत्र में रुचि दिखाई। मोहम्मद शाह प्रथम एक युद्ध प्राय शासक था, लेकिन फिर भी उसने प्रशासन के क्षेत्र में रुचि दिखाई। शायद वे समझता था कि जब तक शासन व्यवस्था शक्तिशाली नहीं होगी, उसकी आक्रमणकारी नीति सफल नहीं हो सकती। शायद वे समझता था कि जब तक शासन व्यवस्था शक्तिशाली नहीं होगी, उसकी जो आक्रमणकारी नीति है वो भी सफल नहीं होगी। इसके राज्यकाल में शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया और इसके राज्यकाल में शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। विशेषकर उसने केंद्रीय प्रशासन पर ध्यान दिया। विशेषकर उन्होंने केंद्रीय प्रशासन पर ध्यान दिया। सलाहकार परिषद के सदस्य 2 से बढ़कर 9 कर दिए गए और सलाहकार परिषद जो थे उसके सदस्य 2 से बढ़ाकर 9 कर दिए गए। केंद्रीय सलाहकारों के पद एवं कार्य निम्न प्रकार से पुनर्गठित किए गए और केंद्रीय सलाहकारों के जो कार्य थे और पद थे वो निम्न प्रकार से पुनर्गठित किए गए। वकील उस सुल्तान, नायाब सुल्तान का शासक, वजीरे कुल महामंत्री और अमीर उल उम्र सेनाध्यक्ष। सदार ए जहां मुख्य न्यायाधीश, मीरा जुमला वित्तीय विभाग का अध्यक्ष, वजीर ए अशरफ उत्सव प्रधान, नाजिर मीर जुल्मा का नायाब, कोतवाल राजधानी का मुख्य पुलिस अधिकारी व मुख्य न्यायाधीश, पेशवा वकील उल सुल्तान के साथ लगा हुआ अफसर। इस विकासशील अवस्था में ही प्रांतीय सूबेदारों को उपाधियां दी गईं। वह इन्हीं पदवियों से पुकारे जाने लगे। विकास के इस दौर में तरफदारों की नई उपाधियां इस प्रकार की थीं। पुराने पद और नई उपाधियां। तरफदार हसनाबाद मालिक नयाब, तरफदार दौलताबाद मसनद ए अली और तरफदार बरार मजलिस ए अली, तरफदार बीदार आजमे हुमायूं। मोहम्मद शाह प्रथम के राज्यकाल में ही सैनिक प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। प्रो हारून खां शेरवानी कहते हैं, सैन्य अध्यक्ष इस समय से अमीर उल उम्र कहलाए जाने लगा और सेना अध्यक्ष इस समय से अमीर उल उम्र कहलाया जाने लगा और अधिकारियों का एक गुट जिसको बारबरदारान कहते हैं स्थापित किया गया, जिसका कार्य जरूरत के समय सैनिकों को
लंबन कराना होता था। इसके अलावा 200 यकरारू जवानन या सिलादरान थे, जिनका कार्य सुल्तान के निजी हथियार रखना होता था। और जिनका कार्य क्या था? सुल्तान के निजी हथियार रखना होता था। कार्य अंतरिक्ष 8000 शाही आरक्षकों की सुसज्जित टुकड़ी होती थी, जो खसाहा लेख कहलाती थी। तीसरा दौर प्रशासन विकास की तीसरी अवस्था मोहम्मद शाह तृतीय के राज्यकाल में मिली थी। प्रशासन विकास की तीसरी अवस्था मोहम्मद शाह तृतीय के राज्यकाल में मिलती है, जिसके प्रवक्ता मंत्री महमूद गवान ने बहुत से सुधार विशेषकर प्रादेशिक प्रशासन में किए। बहामनी राज्य की सीमाओं का 1463 तक बहुत विस्तार हो चुका था। दक्षिण में यह राज्य एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल चुका था और बहामनी राज्य की जो सीमाएं थी, सीमाओं का 1463 तक बहुत विस्तार हो चुका था और दक्षिण में यह राज्य एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल चुका था। 4 विद्यमान केंद्रों से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भली भांति चलाना कठिन लग रहा था और 4 विद्यमान केंद्रों से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भली भांति चलाना कठिन लग रहा था। फिर यह भी डर था कि तरफदार के अधीन इतना बड़ा क्षेत्र कभी भी सुल्तान के लिए खतरा बन सकता है और फिर यह भी डर था कि तरफदार के अधीन इतना बड़ा क्षेत्र कभी भी सुल्तान के लिए खतरा बन सकता है। प्रशासन को अच्छी तरह चलाने और तरफदारों की शक्ति को कम करने के लिए प्रत्येक प्रांत के 2 भाग किए और 8 तरफों में राज्यों को बांटा गया। और प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए तरफदारों की शक्तियों को कम करने के लिए प्रत्येक प्रांत के 2 भाग किए गए और 8 तरफों में राज्य को बांटा गया। इस प्रकार तरफों सूबों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सूबेदारों की संख्या बढ़ गई और इस तरह सूबों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सूबेदारों की भी संख्या बढ़ गई। प्रतिबंध और सुल्तान के सिद्धांत को लागू किया गया। प्रतिबंध और सुल्तान के सिद्धांत को लागू किया गया। केवल एक को छोड़कर सब किलों को तरफदारों के नियंत्रण से बाहर रखा गया। सिर्फ एक को छोड़कर सभी किलों को तरफदारों के नियंत्रण से बाहर रखा गया और इन किलों को किलेदारों के नियंत्रण में दे दिया गया जो सीधे केंद्र के प्रति उत्तरदायी थे, उनके नियंत्रण में इस किलों को दे दिया गया किलेदारों के नियंत्रण में। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष क्षेत्र प्रांतीय प्रशासन से अलग कर दिए गए ये निकाले गए क्षेत्र सुल्तान की व्यक्तिगत भूमि करार दी गई। यह भूमि खास ए सुल्तानी के नाम से पुकारी गई। इसका प्रशासन सीधे केंद्र से नियुक्त किया गया अफसर करते थे और इसका जो प्रशासन थे वो सीधे केंद्र से नियुक्त किए जो अफसर थे वो करते थे। नई सैनिक व्यवस्था के अधीन अमीरों को निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे, नहीं तो उनकी रकम से कटौती होती थी। और नई सैनिक व्यवस्था के अधीन अमीरों को निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे, नहीं तो फिर उनकी रकम से कटौती होती थी। इसके साथ साथ सेना में भारी सुधार किए गए। पहले सभी उच्च अमीरों को कोई ना कोई पद मिला हुआ था। उदाहरणार्थ वकील उस सल्तनत के पास 2200 घोड़े होते थे, अमीर उल उमर के पास 1500 और सूबेदारों के पास 2000 या उससे कम घोड़े होते थे। सुधार की तीसरी अवस्था में आज्ञा दी गई कि जिस व्यक्ति के पास 500 घोड़े होंगे, जिस व्यक्ति के पास 500 घोड़े होंगे उसको 1 लाख हुन मिलेंगे। और सुधार की तीसरी अवस्था में आज्ञा दी गई कि जिस व्यक्ति के पास 500 घोड़े होंगे उसको 1 लाख हुन मिलेंगे, बशर्ते कि वह सारे घोड़ों को रखे। यदि वह उतने घोड़े रखने में असफल रहे जितने कि उसके लिए निर्धारित या नियत किए गए थे, उसे उतने ही धन उसी के अनुपात से वापस करना पड़ता था।
और उसके लिए निर्धारित या नियत किए गए थे, उसे उतने ही धन उसकी अनुपात से वापिस करना पड़ता था। कि अगर वो उनको घोड़ों में रखने में असफल रहता है तो वो जितने उसके पास निर्धारित या उससे नियत किए गए थे उसको उतने ही धन उसकी अनुपात से वापिस करना पड़ता था। निष्कर्ष, मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु 1482 के पश्चात बहामनी राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। उसका उत्तराधिकारी महमूद इसके विघटन को रोकने में असफल रहा। बहुत से प्रांतीय सूबेदारों ने मोहम्मद की कमजोरी का लाभ उठाया, यहाँ तक कि कुछ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और बहुत से सूबेदारों ने मोहम्मद की कमजोरी का लाभ उठाया और यहाँ तक कि कुछ ने तो अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी। अंत में बहामनी राज्य के विभिन्न भाग निम्नलिखित वंशों के हाथों में चले गए। गोलकुंड का कुतुब शाही वंश, सेकंड बाबर का इमाद शाही वंश और तीसरा अहमदनगर का निजाम शाही वंश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिट मुगल साम्राज्य का विस्तार ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको पहले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।